नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उसी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज हम लेकर शुरू करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक इससे पहले के कर लिए थे अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। शिक्षा को अधिकार के रूप में स्वीकार करने के साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों अनुच्छेद 51 का में 11वें कर्तव्य के रूप में उसमें निम्नांकित को जोड़ा गया है। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे अथवा पाल्य जैसी भी स्थिति हो की शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेगा। इस प्रकार बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता या अभिभावक का भी दायित्व हो जाता है। अगला है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि 2019 में आया प्रश्न है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 9 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए, 17 में आया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन कानून सन 2009 का पारित होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 से में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस अधिकार को कानूनी रूप से प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं: सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देना की जरूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद की पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस स्कूल में स्थानांतरण होना है वहाँ टीसी को देर से प्रस्तुत करने पर प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देना का आधार नहीं बनाया जा सकता। अगला है, शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व क्या है? इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण में के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने सुनिश्चित करेगी कि पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के प्रारंभिक देखरेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय कीजिए। 2020 में आया प्रश्न है।
इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। कोठारी आयोग। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के अपने प्रस्ताव में कहा है कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और एवं कल्याण का आधार है। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी अन्य उपकरण से नहीं। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा को उन्नतिशील बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की सुचारुता पर आधारित होती है। अतः शिक्षा के समस्त स्तरों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। देश में गठित की गई अनेक समितियों तथा आयोगों ने शिक्षा के विशेष अंगों का पृथक पृथक अध्ययन किया। अब इस बात की आवश्यकता है कि संपूर्ण शिक्षा को एक इकाई मानकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इस आयोग को प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय प्राविधिकी में कमियां ज्ञात करने तथा ऐसे सुझाव देने के लिए आदेशित किया गया था जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति कराने में सहायता प्राप्त हो सके। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ तथा उनके अधिगम का निम्न स्तर विगत काफ़ी समय से चिंता के विषय बने हुए हैं। अनेक शिक्षाविदों, राष्ट्रीय नेताओं तथा समितियों ने इस प्रश्न पर व्यापक चर्चा की है। पटेल समिति 1977, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य दल 1984 तथा आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने छात्रों के शैक्षिक बोझ संबंधी चर्चा को मुखर करते हुए अनेक संस्तुतियाँ की हैं। छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने तथा अधिगम का स्तर सुधारने संबंधी सुझावों की यद्यपि शिक्षा क्रम विकसित करने वाली संस्थाएं सहमत होती हैं, परंतु नई पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय प्रायः इन सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई नई पाठ्यचर्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सरकार ने महसूस किया कि छात्रों, विशेषकर स्कूलों की निचली कक्षाओं के छात्रों पर पढ़ाई का निरंतर बढ़ता बोझ शोचनीय स्थिति में पहुंच गया है। बच्चों पर स्थिति में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रथम मार्च सन 1992 को स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने की तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस समिति का विचारार्थ विषय निम्नवत था: जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। तो यहाँ तक था। अगला प्रश्न है ये: भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्यों और कब लागू किया गया? देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारंभ शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में से 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। इसी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राज्यपाल में प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है: शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। शिक्षा के अधिकार विधेयक की सराहना के साथ साथ आलोचनाएं, समस्याएं भी हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: मुफ्त और अनिवार्य से जरूरी है समान शिक्षा। अच्छा होता कि सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बिल लाने पर जोर देने के बजाय कॉमन स्कूल का बिल लाने पर ध्यान केंद्रित करती। सरकार यह क्यों नहीं घोषणा करती कि देश का हर बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तहत सिर्फ 25% सीटें पर समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्रों को दाखिला मिलेगा। अर्थात शिक्षा के जरिए समाज में गैर बराबरी बांटने का जो महान सपना देखा जाता है वह अब पूरा भी नहीं
होगा। मुफ्त शिक्षा की बात महज धोखा है, क्योंकि इसके लिए बजट में प्रावधान का जिक्र विधेयक में नहीं है। विधेयक में 6 साल तक के 17 करोड़ बच्चों को कोई बात नहीं कही गई है। संविधान में 6 साल तक के बच्चों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य और परिवार पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, वह उस विधेयक के जरिए छीन लिया गया है। इस राइट टू एजुकेशन में लिखा है कि किसी भी बच्चे को ऐसी कोई फीस नहीं देनी होगी जो उसको 8 साल तक प्रारंभिक शिक्षण देने से रोक दे। इस घुमावदार भाषा का शिक्षा के विभिन्न स्तर पर मनमाने ढंग से उपयोग किया जाएगा। इस कानून का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। निःशुल्क शिक्षा को फीस तक परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षा सामग्री से लेकर संपूर्ण शिक्षा है, यह नहीं, यह देखना होगा। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। स्कूलों और शिक्षकों के दायित्व 2016 में आया हुआ प्रश्न है, उत्तर देखते हैं। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। अगला है कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक बच्चों के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थ दंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 रुपये का और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, 3 प्रश्न बताए गए हैं। बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? 2022 में आया है। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। 2020 में आया है। बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जो कि 16 और 19 में आया। तो इसका उत्तर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। माता पिता अथवा परिवार के से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखना का अधिकार। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। भावनार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। लैंगिक शोषण बचाना। सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष के कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। अगला है वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? जिस बालक की अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वह सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक कहलाता है। वंचित बालक 3 प्रकार से वंचित होते हैं: सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। अगला प्रश्न है, मिशनरी स्कूल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि 22 और 15 में आया प्रश्न है। मिशनरी स्कूल में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। इस स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था। उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। बालकों को योग्यता के आधार पर निम्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था। इन स्कूलों में परीक्षाएं होती थी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थी को कक्षोन्नति दी जाती थी। समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। अगला प्रश्न है, सन 1813 एवं 33 के आज्ञा पत्र में क्या है? कि 22 में आया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? 19 में आया है।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? ये 23, 21 और 2015 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। सन 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञापत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया। इसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 33 तक चलता रहा। यह विवाद अग्रलिखित विषयों पर था। विवाद का विषय: भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इस विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बनाए गए: प्राच्य शिक्षाविदिवादी, पाश्चात्य शिक्षावादी, लोक भाषावादी। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कि 2021 में आया प्रश्न है। तो वुड के घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की गई तथा इसके लिए शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत की गई, जिसे संक्षेप में अग्रवत लिपिबद्ध किया जा सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक विकास करना है। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, परंतु अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाएगा। सरकारी शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ाया जाएगा। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जनसाधारण की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए, जो कि 2022 में आया है प्रश्न। वुड के घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं लिखी, 2019 में आया है। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है। इसकी विवेचना कीजिए, ये भी 2019 में आया। तो इसका उत्तर देखते हैं। घोषणा पत्र का मूल्यांकन: शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलना और शिक्षकों को अच्छे वेतन देने का सुझाव दिया। इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने का प्रयास किया गया। शिक्षा प्राप्त के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया। अगला है, श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसे से निकलता है। बोर्ड के घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य को चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक व चारित्रिक उन्नति करना, राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारतीयों को समृद्ध बनाने तथा ब्रिटिश उत्पादकों व जनता के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख कीजिए, जो कि 2015 में आया प्रश्न है। भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान: भारतीय शिक्षा ने के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विशेष विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले के भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातों ध्यान देने योग्य है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद प्राप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। मैकाले को के विवरण पत्र में से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया।
अंग्रेजी शिक्षक ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करने के उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। दो प्रश्न है, इनका उत्तर है। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। मैकाले की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। मैकाले ने विदेशी भाषाओं के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे। विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारतीय में ऐसी और भी भाषाएं थी जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। यह उसकी भूल थी। संपूर्ण भारतीय साहित्य मैकाले की दृष्टि में निकृष्ट था। मैकाले ने प्राच्य साहित्य का ऐसा अपमान किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वेद, उपनिषद और संस्कृत भाषा का अपार साहित्य उसको तुच्छ मालूम हुआ। सच्चाई तो हम यह है कि मैकाले 17वीं शताब्दी से पूर्व के भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ था। वह हमारे धर्म, दर्शन और कला से पूर्ण अपरिचित था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्ग को शिक्षित करना माना। उसने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जानी थी और यह आशा करनी थी कि यहाँ शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँच जाएगी। शिक्षित वर्ग सरकार के साथ मिलकर सीधी सादी भारतीय जनता का शोषण करने लगा। मैकाले ने 1836 ईस्वी में अपने पिता को एक पत्र में अपनी इच्छा प्रकट की कि यदि भारत में उसकी शिक्षा नीति सफल हो जाती थी तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रह जाएगा। इस प्रकार मैकाले का हार्दिक अभिलाषा थी भारत की धार्मिक एकता को नष्ट भ्रष्ट कर देना, परंतु उसका यह सपना पूरा ना हो सका। अगला है, वुड घोषणा पत्र के दोष लिखिए। 2015 में आया प्रश्न है। इसका उत्तर है, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य के शिक्षा देने के से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सकें। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये वाले प्रश्न है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अपनी तैयारी करते रहें।